हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आ जाता है एमजेपीआर यूनिवर्सिटी में माइक्रो प्रोपगेशन। तो इससे पहले भी इस सब्जेक्ट से संबंधित एक वीडियो डाल चुका हूँ। यदि आप लोगों को नहीं मिली है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग चाहते हैं, क्योंकि इस सब्जेक्ट का जो है मॉडल पेपर नहीं आता है, तो आप लोग यदि चाहते हैं कि इस सब्जेक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोस लेकर आऊं, तो उसके लिए आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। और आज का जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो है पेपर कोड वो है 16-156। इसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं AG 156। फिर इसमें बताया गया है कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 का है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट है माइक्रो प्रोपागेशन और इसमें समय मिल जाता है 3 घंटे का और मैक्सिमम मार्क 50 है। फिर उसके बाद बताया गया है कि अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज डायरेक्टेड, निर्देशानुसार सभी खंडों के उत्तर दीजिए। फिर आ जाता है सेक्शन ए। इसमें बताया गया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें आ जाता है अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स, लॉन्ग आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 350 वर्ड्स। निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है। अधिकतम 350 शब्दों में दीर्घ उत्तर अपेक्षित है। फिर उसके बाद सभी क्वेश्चन मिल जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है सेक्शन बी। ठीक है, तो इसमें आ जाता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें बताया गया है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 8 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, शॉर्ट आंसर रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 150 वर्ड्स। निम्नलिखित 10 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है और उत्तर जो है 150 शब्दों से अधिक ना हो। फिर उसके बाद सभी क्वेश्चन मिल जाते हैं। फिर इसमें जो है सेक्शन सी मिल जाता है। सेक्शन सी में खंड सा आ जाता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं और इसमें जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न मिल जाता है। अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, वेरी शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 50 वर्ड्स। सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, उत्तर 50 शब्दों से अधिक ना हो। सभी क्वेश्चन फिर मिल जाते हैं। फिर आ जाता है सेक्शन ए, शुरू हो जाता है। तो इसमें जो है बताया गया डिस्कस द वेरियस स्टेज ऑफ माइक्रो प्रोपागेशन इन डिटेल। माइक्रो प्रोपागेशन विभिन्न चरणों की विस्तार से चर्चा कीजिए। इसमें बताया गया माइक्रो प्रोपागेशन तो पौधों के प्रजनन की एक आधुनिक और उन्नत तकनीक है, जिसमें प्रयोगशाला की नियंत्रित परिस्थितियों में पौधे एक छोटे से हिस्से एक्सप्लांट से हजारों नए पौधे तैयार किए जाते हैं। फिर आ जाता है इस प्रक्रिया को मुख्य रूप से निम्नलिखित 5 चरणों में विभाजित किया जाता है, जिसमें चरण नंबर 0 आ जाता है मात्र पौधे का चयन, सिलेक्शन ऑफ मदर प्लांट। तो इसमें बताया गया सबसे पहले एक स्वस्थ रोगमुक्त और उच्च गुणवत्ता वाले मदर प्लांट का चयन किया जाता है। इसे नियंत्रित वातावरण में रखा जाता है ताकि माइक्रो प्रोपगेशन के लिए स्वस्थ उत्तक प्राप्त हो सके। फिर उसके बाद आ जाता है चरण 1, स्थापन चरण। ठीक है, इनिटिएशन एस्टेब्लिशमेंट। फिर आ जाता है, इसमें बताया गया है कि इस चरण में पौधे के किसी हिस्से जैसे जड़, तना, कली या पत्ती को अलग किया जाता है, जिसे कर्तोतक एक्सप्लांट कहते हैं। फिर आ जाता है सतह विसंक्रमण, सरफेस स्टेरिलाइजेशन। इसमें बताया गया कि कवक या बैक्टीरिया को मारने के लिए इसे रसायनों जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड से साफ किया जाता है। फिर आ जाता है संवर्धन। इसमें बताया गया है कि इसे एक पोषक माध्यम जैसे MS मीडियम पर रखा जाता है। फिर आ जाता है बहुगुणन चरण। चरण 2 आ जाता है बहुगुणन चरण, स्टेज सेकेंड, मल्टीप्लिकेशन। फिर आ जाता है यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यह मुख्य उद्देश्य कम समय में अधिकांश संख्या में प्ररोह तैयार करना है। फिर आ जाता है कोशिकाओं का समूह यानी कैलस बनता है या सीधे कलियों से नए तने निकलने लगते हैं। फिर आ जाता है साइटोकाइनिन जैसे हार्मोन का उपयोग करके एक ही प्लांट से सैकड़ों पौधे विकसित किए जाते हैं। फिर आ जाता है चरण तीसरा। इसमें बताया गया है जड़ निर्माण। ठीक है, रूटिंग। तो इसमें आ जाता है कि तने या प्ररोह पर्याप्त बड़े हो जाते हैं तो उन्हें जड़ें विकसित करने के लिए एक अलग माध्यम में स्थानांतरित किया जाता है।
फिर आ जाता है इस माध्यम में ऑक्सिन हार्मोन की मात्रा अधिक होती है जो जड़ों के विकास को प्रेरित करती है। फिर आ जाता है चरण चौथा, इसमें बताया गया है कि दृष्टिकोण और अनुकूलन स्टेज 4 हार्डनिंग एंड एक्लीमेटाइजेशन। इसमें बताया गया है प्रयोगशाला के कृत्रिम वातावरण से निकलकर पौधे सीधे धूप या मिट्टी को नहीं कर पाते हैं। फिर आ जाता है इसमें कि इसलिए उन्हें धीरे धीरे बाहरी वातावरण के अनुकूल बनाया जाता है। फिर आ जाता है पहले उन्हें ग्रीन हाउस में पॉट या ट्रे में रखा जाता है जहां नमी और प्रकाश को नियंत्रित किया जाता है। अंत में इन्हें खेतों में लगा दिया जाता है। फिर आ जाता है माइक्रो प्रोपगेशन के लाभ। इसमें बताया गया है कि बहुत कम समय और कम जगह में लाखों पौधे तैयार करना। इसमें आ जाता है साल के किसी भी समय खेत संभव और बीज रहित या कठिनता से उगने वाले पौधों के लिए सर्वोत्तम। फिर आ जाता है पूरी तरह से रोग मुक्त और एक समान क्लोन पौधों की प्राप्ति। फिर उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बताया गया है एक्सप्लेन द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर पादप उत्तक संवर्धन। प्लांट टिश्यू कल्चर के इतिहास और विकास की व्याख्या कीजिए। इसमें बताया गया है कि पादप उत्तक संवर्धन प्लांट टिश्यू कल्चर पीटीसी एक ऐसी तकनीक है जिसमें पादप कोशिकाओं उत्तकों या अंगों को पूर्णतः नियंत्रित और रोगाणु मुक्त स्टेराइल परिस्थितियों में एक कृत्रिम पोषण माध्यम पर उगाया जाता है। इसका इतिहास वैज्ञानिक जिज्ञासा से शुरू होकर आधुनिक कृषि क्रांति तक फैला हुआ है। फिर आ जाता है प्रमुख ऐतिहासिक चरण। इसमें बताया गया है प्रारंभिक अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ टोटिपोटेंसी। इसमें बताया गया है कि इसकी नींव 1902 में जर्मन वनस्पति शास्त्री गोटलिब हेवरलैंड ने रखी थी। उन्होंने कोशिका की पूर्ण शक्तता टोटिपोटेंसी का सिद्धांत दिया जिसके अनुसार प्रत्येक पादप कोशिका में एक पूर्ण पौधा विकसित करने की क्षमता होती है। हालांकि वे प्रयोग में सफल नहीं रहे लेकिन उन्हें पादप उत्तक संवर्धन का जनक कहा जाता है। फिर आ जाता है शुरुआती सफलताएं 1920 से 1940। इसमें बताया 1922 में रोविस और कोट्टे ने अलग अलग रूप से मूल रूट के सिरों को उगाने में सफलता प्राप्त की। फिर आ जाता है 1934 में PR व्हाइट ने टमाटर की जड़ों का सफल संवर्धन किया। इसी समय हेनिंग ने भ्रूण संवर्धन एम्ब्रियो कल्चर पर कार्य किया। फिर आ जाता है 1939। इसमें बताया गया है कि गौथरेट नोवेकोर्ट और व्हाइट ने स्वतंत्र रूप से कैलस कोशिकाओं का अव्यवस्थित समूह के निर्माण में सफलता पाई। फिर उसके बाद आ जाता है हार्मोनल नियंत्रण और विकास 1940 से 1960 तक। यह युग सबसे क्रांतिकारी रहा है। फिर आ जाता है 1957 स्कूग और मिलर ने पाया कि साइटोकाइनिन और ऑक्सिन हार्मोन का अनुपात यह निर्धारित करता है कि कैलस से जड़ बनेगी या तना। फिर बताया गया 1958 स्टीवर्ड ने गाजर की कोशिकाओं से पूर्ण पौधा विकसित कर टोटिपोटेंसी को प्रमाणित किया। फिर आ जाता है आधुनिक विकास 1960 से वर्तमान। फिर इसमें बताया गया 1960 कोकिंग ने एंजाइमों के माध्यम से प्रोटोप्लास्टर को अलग किया। फिर 1964 में गुहा और माहेश्वरी ने धतूरे के पराग कणों से अगुणित हेप्लोइड पौधे तैयार किए। फिर इसमें बताया गया 1970 के बाद सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन सूक्ष्म प्रवर्धन माइक्रो प्रोपागेशन और जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से फसलों के सुधार में इसका उपयोग बढ़ा। फिर निष्कर्ष में बताया गया है कि आज पादप उत्तक संवर्धन का उपयोग लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण रोग मुक्त पौधों के उत्पादन और जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी में व्यापक रूप से किया जा रहा है। फिर उसके बाद आ जाता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है राइट एन एसे ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स यूजिंग सेल कल्चर्स। पूछा गया है कि सेल कल्चर का उपयोग करके द्वितीयक चयापचयों के उत्पादन पर एक निबंध लिखिए। इसमें क्या बताया गया है कि कोशिका संवर्धन सेल कल्चर के माध्यम से द्वितीयक चयापचयों का उत्पादन। इसमें बताया गया है कि पौधे प्राकृतिक रूप से 2 प्रकार के चयापचयों मेटाबोलाइट्स का उत्पादन करते हैं, जिसमें बताया गया है कि प्राथमिक और द्वितीयक जहां प्राथमिक चयापचय जैसे अमीनो एसिड शर्करा विकास के लिए आवश्यक है, वहीं द्वितीयक चयापचय
सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जैसे एल्कलाइड, फ्लेवोनोइड और टेरपेनोइड्स पौधों की रक्षा और जीविता में मदद करते हैं। मानव स्वास्थ्य के लिए इनका महत्व औषधि, सुगंध और रंगों के रूप में अत्यधिक है। फिर उसके बाद बताया गया है कि पारंपरिक खेती की तुलना में कोशिका संवर्धन सेल कल्चर तकनीक इन मूल्यवान यौगिकों के उत्पादन का एक आधुनिक और प्रभावी तरीका है। फिर उसके बाद बताया गया है कि उत्पादन की प्रक्रिया, इसमें आ जाता है कि कोशिका संवर्धन द्वारा उत्पादन मुख्य रूप से निम्नलिखित चरणों में होता है। फिर बताया गया है कि कैलस प्रेरण, कैलस इंडक्शन, इसमें बताया गया है कि पौधे के किसी जीवित हिस्से एक्सप्लेंट को कीटाणु रहित करके पोषण माध्यम न्यूट्रिएंट्स मीडिया पर रखा जाता है, जिससे कोशिका का एक अनियंत्रित समूह बनता है जिसे कैलस कहा जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है निलंबन संवर्धन, सस्पेंशन कल्चर। इसमें बताया गया है कि कैलस कोशिकाओं को तरल माध्यम में स्थानांतरित किया जाता है और निरंतर हिलाया जाता है, जिससे कोशिकाएं अलग होकर तेजी से वृद्धि करती हैं। फिर बताया गया है एलिसिटेशन। इसमें बताया गया है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए एलिसिटर्स जैसे जैस्मोनिक एसिड या कवक के अंश का उपयोग किया जाता है, जो कोशिका को तनाव की स्थिति में डालकर अधिक द्वितीयक चयापचय बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। फिर बताया गया है कि कोशिका संवर्धन के लाभ, इसमें आ जाता है स्वतंत्र उत्पादन। तो स्वतंत्र उत्पादन में बताया गया है कि यह तकनीक मौसम, जलवायु या मिट्टी की गुणवत्ता पर निर्भर नहीं करती है। इसे प्रयोगशाला में साल भर नियंत्रित परिस्थितियों में किया जा सकता है। फिर आ जाता है उच्च शुद्धता। इसमें बताया गया है कि संवर्धन की स्थिति नियंत्रित होने के कारण उत्पादित यौगिक कीटों या बीमारियों से मुक्त और अधिक शुद्ध होते हैं। फिर बताया गया तेजी से उत्पादन। इसमें आ जाता है जंगली पौधों को परिपक्व होने में वर्ष लग सकते हैं, जबकि कोशिका संवर्धन में कुछ हफ्तों में ही वांछित यौगिक प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर आ जाता है दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण। इसमें आ जाता है लुप्त प्राय औषधीय पौधों को काटे बिना उनके रसायनों को प्राप्त करना संभव है। फिर आ जाता है चुनौतियों और भविष्य। इसमें बताया गया है कि हालांकि यह तकनीक क्रांतिकारी है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी है, जैसे बड़े पैमाने पर बायोरिएक्टर में कोशिकाओं की वृद्धि के दौरान कतरनी तनाव, शेयर स्ट्रेस और उच्च लागत इसकी मुख्य बाधाएं हैं। फिर रहता है निष्कर्षता। इसमें क्या बताया गया है कि जैसे जैसे जैव प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है, जैसे सेल कल्चर तकनीक, टेक्सोल कैंसर रोधी और सिकोनिन जैसे रसायनों के उत्पादन के लिए एक स्थायी और विश्वसनीय स्रोत बन गई है। यह भविष्य में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किए बिना मानव कल्याण के लिए दवाओं के उत्पादन का आधार है। फिर उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बताया गया व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर्स यूज्ड इन माइक्रो प्रोपागेशन, एक्सप्लेन एनी 3। इसमें बताया गया है कि माइक्रो प्रोपागेशन में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कल्चर कौन से हैं, किन्हीं 3 की व्याख्या करें। फिर इसमें बताया गया है कि माइक्रो प्रोपागेशन सूक्ष्म प्रवर्धन एक आधुनिक तकनीक है जिसके द्वारा पादप उत्तकों को नियंत्रित और रोगाणु रहित परिस्थितियों में कृत्रिम माध्यम पर उगाकर नए पौधे तैयार किए जाते हैं। इसमें पौधे के किसी छोटे हिस्से एक्सप्लांट का उपयोग किया जाता है। फिर आ जाता है माइक्रो प्रोपगेशन में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख कल्चर। इसमें बताया गया है कैलस कल्चर, अंग कल्चर, ऑर्गन कल्चर, मेरिस्टेम कल्चर और एम्ब्रियो कल्चर और एंथर या पराग कल्चर। फिर आ जाता है सस्पेंस कल्चर। फिर आ जाता है प्रोटोप्लास्ट कल्चर। फिर उसके बाद बताया गया कि इन्हीं 3 प्रकार के कल्चर की व्याख्या। इसमें आ जाता है सबसे पहला मोरिस्टेम कल्चर। इसमें बताया गया है कि मोरिस्टेम कल्चर में पौधे के बढ़ते हुए शीर्ष भाग जैसे कि सूट टिप के उत्तकों का उपयोग किया जाता है। फिर विशेषता में बताया गया है कि मोरिस्टेमेटिक कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती हैं और आमतौर पर वायरस से मुक्त होती हैं। फिर बताया गया है कि उपयोग में बताया गया है कि इसका मुख्य उद्देश्य वायरस मुक्त, वायरस फ्री पौधे तैयार करना है।
यदि कोई पौधा किसी बीमारी से ग्रसित है तब भी उसके मेरिस्टेम का उपयोग करके एक स्वस्थ नया पौधा उगाया जा सकता है। फिर उसके बाद बताया गया है कि कैलस कल्चर इसमें आ जाता है जब किसी एक्स प्लांट जैसे पत्ती या तने का टुकड़ा को पोषक माध्यम पर रखा जाता है तो वह विभाजित होकर कोशिकाओं का एक असंगठित समूह बनाता है जिसे कैलस कहते हैं। फिर बताया गया है कि प्रक्रिया इसमें आ जाता है कि इस कल्चर में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जैसे हार्मोन का सही संतुलन बनाकर कैलस से जड़ें और तने विकसित किए जाते हैं। ठीक है। ऑर्गेनोजेनेसिस फिर बताया गया है उपयोग, इसमें बताया गया है कि यह आनुवांशिक इंजीनियरिंग और पौधे में बड़े पैमाने पर पुनरुत्पादन के लिए आधार प्रदान करता है। फिर उसके बाद आ जाता है एंथर या पराग कल्चर, इसमें बताया गया एंथर और पोलन कल्चर। इसमें आ जाता है कि इसमें पौधे के नर जनन अंग परागकोश या परागण का उपयोग कल्चर करने के लिए किया जाता है। फिर आ जाता है विशेषता, इसमें बताया गया है कि चूंकि परागण अगुणित हेप्लॉइड होते हैं इसलिए इनसे विकसित होने वाले पौधे भी अगुणित होते हैं। फिर बताया गया है उपयोग में कि इसका उपयोग मुख्य रूप से पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग में शुद्ध वंशक्रम, प्योर लाइन और होमोजाइगस पौधे जल्दी तैयार करने के लिए किया जाता है। फिर आ जाता है कि यह नई किस्मों के विकास में लगने वाले समय को काफी कम कर देता है। फिर उसके बाद आ जाता है निष्कर्ष में बताया गया है कि माइक्रो प्रोपोगेशन की ये तकनीकें कृषि और बागवानी में क्रांति ला रही है। इनके माध्यम से कम समय और सीमित स्थान में हजारों रोगमुक्त पौधे तैयार किए जा सकते हैं। फिर बताया गया है कि जो पारंपरिक खेती में संभव नहीं है। फिर बताया गया है एक्सप्लेन द टेक्निक एंड एप्लीकेशंस ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन इन जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। फिर इसमें बताया गया है कि जर्म प्लाज्म संरक्षण में क्रायो प्रिजर्वेशन की तकनीक और अनुप्रयोगों को समझाएं। इसमें आ जाता है कि क्रायो प्रिजर्वेशन जर्म प्लाज्म संरक्षण की एक अत्याधुनिक एक्स सिटू संरक्षण विधि है। इसमें पादप कोशिकाओं, उत्तक परागकणों, बीजों या भ्रूण को बहुत कम तापमान पर संरक्षित किया जाता है। इसमें आ जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन की तकनीक, ठीक है, टेक्निक। इसमें बताया गया है कि इस तकनीक का मुख्य सिद्धांत जैविक नमूनों को 196 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर तरल लिक्विड नाइट्रोजन में रखना है। इस तापमान पर कोशिका के भीतर की सभी चयापचय, मेटाबॉलिक गतिविधियों और कोशिका विभाजन प्रभावी रूप से रुक जाते हैं, जिससे नमूने को दशकों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। फिर बताया गया है कि इसकी प्रक्रिया के मुख्य चरण निम्नलिखित हैं। फिर इसमें आ जाता है चयन और पूर्व उपचार। इसमें बताया गया है कि स्वस्थ और उपयुक्त जर्म प्लाज्म का चुनाव किया जाता है। फिर बताया गया है क्रायो प्रोटेक्टेशन टेंट्स, ठीक है, क्रायो प्रोटेक्टेंट्स का उपयोग। इसमें आ जाता है जमने की प्रक्रिया के दौरान कोशिकाओं को बर्फ के क्रिस्टल में से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए DMSO या ग्लिसरॉल जैसे रसायनों का उपयोग किया जाता है। फिर बताया गया है कि शीतलन फ्रीजिंग, इसमें बताया गया है कि नमूनों को धीरे धीरे या तेजी से ठंडा किया जाता है। आधुनिक तकनीक में विट्रिफिकेशन का उपयोग होता है, जिसमें पानी बर्फ में बदले बिना कांच जैसी ठोस अवस्था में आ जाता है। भंडारण में बताया गया है कि नमूनों को तरल नाइट्रोजन के टैंकों में संग्रहित किया जाता है। फिर आ जाता है पुनर्जीवन, इसमें बताया गया है कि जर्म प्लाज्म की आवश्यकता होती है तो उसे तेजी से गर्म किया जाता है और क्रायो प्रोटेक्टेड्स को धोकर हटा दिया जाता है। फिर बताया गया है जर्म प्लाज्म संरक्षण के अनुप्रयोग एप्लीकेशंस। इसमें बताया गया है कि क्रायो प्रिजर्वेशन कृषि और जैव विविधता के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर बताया गया है लुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण, जिसमें आ जाता है जो पौधे बीज पैदा नहीं करते हैं या जिनके बीज जल्द खराब हो जाते हैं, जैसे केला, आलू, उनके लिए यह एकमात्र विकल्प है। फिर इसमें बताया गया है दीर्घकालिक भंडारण। इसमें आ जाता है पारंपरिक बीज बैंकों की तुलना में इसमें रखरखाव कम होता है और आनुवांशिक शुद्धता लंबे समय तक बनी रहती है। फिर इसमें बताया गया है कि रोग मुक्त पौधों का संरक्षण। इसमें आ जाता है मेरिस्टेम कल्चर के माध्यम से वायरस मुक्त पौधों के जर्म प्लाज्म को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।
फिर आ जाता है प्रजनन कार्यक्रमों में सहायता, इसमें आ जाता है दुर्लभ परागकणों पोलन को संरक्षित कर बेमौसम संकरण कराया जा सकता है, क्रॉस ब्रीडिंग। फिर उसके बाद आ जाता है स्थान की बचत, इसमें बताया गया है कि एक छोटे से तरल नाइट्रोजन कंटेनर में हजारों पौधों के नमूने रखे जा सकते हैं, और जिसके लिए अन्यथा कई एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है। और निष्कर्ष में आ जाता है कि क्रायो प्रिजर्वेशन भविष्य की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और पृथ्वी की आनुवांशिक विविधता को नष्ट होने से बचाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। तो दोस्तों आ जाता है सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी सॉल्यूशन। तो इसमें आ जाता है पहला क्वेश्चन कि माइक्रो प्रोपगेशन के लाभ और सीमाओं की व्याख्या करें। तो इसमें बताया गया है कि माइक्रो प्रोपगेशन एक आधुनिक उत्तक संवर्धन टिश्यू कल्चर तकनीक है जिसके माध्यम से पौधे के एक छोटे से हिस्से एक्सप्लांट से प्रयोगशाला में हजारों नए पौधे तैयार किए जाते हैं। फिर बताया गया है कि यहाँ मुख्य लाभ और सीमाएं दी गई हैं। इसमें आ जाता है माइक्रो प्रोपगेशन के लाभ एडवांटेज। तीव्र गुणन, इसमें बताया गया है कि बहुत कम समय में एक ही पौधे से हजारों की संख्या में नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं। फिर आ जाता है रोग मुक्त पौधे, इसमें बताया गया है कि इस विधि विशेषकर मेरिस्टम कल्चर द्वारा वायरस मुक्त और स्वस्थ पौधे प्राप्त होते हैं। फिर बताया गया है वर्ष भर उत्पादन, इसमें आ जाता है कि प्रयोगशाला में नियंत्रित वातावरण होने के कारण खेती के लिए किसी विशेष मौसम पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर आ जाता है समानताएं, यूनिफॉर्मिटी, इसमें बताया गया कि सभी नए पौधे अपने मात्र पौधे के आनुवंशिक रूप से बिल्कुल समान होते हैं। फिर बताया गया है दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण, इसमें बताया गया है लुप्त प्राय या बीज रहित पौधों को उगाने के लिए यह सर्वोत्तम विधि है। फिर बताया गया सीमाएं लिमिटेशन, इसमें आ जाता है उच्च लागत, इसमें बताया गया है कि इसके लिए महंगी लैब रसायनों और विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। फिर बताया गया तकनीकी विशेषज्ञता, इसमें बताया गया है कि इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक चलाने के लिए प्रशिक्षित कुशल व्यक्तियों की जरूरत होती है। फिर बताया गया दूषण का खतरा, इसमें बताया गया है कि यदि बैक्टीरिया या फंगस का प्रवेश हो जाए तो पूरी बैच नष्ट हो सकती है। फिर बताया गया अनुकूलन की समस्या, इसमें बताया गया है कि लैब से सीधे खेत में ले जाने पर कुछ पौधे बाहरी वातावरण को सहन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हार्डनिंग की समस्या। फिर उसके बाद आ जाता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बताया गया है कि ऑर्गेनोजेनेसिस और दैहिक भ्रूण जनन सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो इसमें बताया गया है सबसे पहले कि पादप उत्तक संवर्धन प्लांट टिश्यू कल्चर में ऑर्गेनोजेनेसिस और दैहिक भ्रूण जनन सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस दो प्रमुख प्रक्रियाएं हैं जिनका उपयोग नए पौधे के पुनर्जनन के लिए किया जाता है। फिर बताया गया है कि इसके बीच मुख्य अंतर ऑर्गेनोजेनेसिस और दैहिक भ्रूण जनन। फिर इसकी परिभाषा में बताया गया है कि इसके कैलस या एक्सप्लांट से सीधे अंगों में, और इसमें दैहिक कोशिकाओं से भ्रूण जैसी संरचना। फिर बताया गया है जैसे जड़ या तना का विकास होता है और एम्ब्रियो का विकास होता है। फिर आ जाता है प्रक्रिया में, यह एक ध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें पहले केवल तना या केवल जड़ बनती है। फिर बताया गया है यह एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें जड़ और तना दोनों एक साथ विकसित होते हैं। फिर बताया गया है संवहनी, इसमें बताया गया है विकसित हो रहे संवहनी संबंध, इसमें बताया गया कि विकसित हो रहे अंग का मात्र उत्तक पेरेंट टिश्यू के साथ संवहनी संबंध बना रहता है। फिर बताया गया भ्रूण का मात्र उत्तक के साथ कोई सीधी संवहनी संबंध वेस्कुलर कनेक्शन नहीं होता है। फिर आ जाता है उत्पत्ति। इसमें बताया गया है कि यह आमतौर पर कई कोशिकाओं के समूह से शुरू होती है, और इसमें बताया गया है कि यह प्रायः एकल कोशिका सिंगल सेल से शुरू होती है। अनुप्रयोग में बताया गया है कि इसका उपयोग मुख्य रूप से क्लोनल प्रोपगेशन के लिए किया जाता है। फिर इसमें बताया गया कि इसका उपयोग कृत्रिम बीज सिंथेटिक सीड बनाने के लिए किया जा सकता है। फिर आ जाता है मुख्य अंतर सारांश, इसमें बताया गया है कि जहां ऑर्गेनोजेनेसिस में अंग अलग अलग चरणों में बनते हैं, वहीं दैहिक भ्रूण जनन में एक पूर्ण भ्रूण बनता है जो बीज के भ्रूण के समान कार्य करता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें बताया गया है वायरस मुक्त पौधे तैयार करने में मेरिस्टेम कल्चर की भूमिका का वर्णन करें।
तो इसमें बताया गया है कि मेरिस्टेम कल्चर बीजोतक संवर्धन कृषि जैव प्रौद्योगिकी की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है, जिसका मुख्य उद्देश्य संक्रमित पौधों से वायरस मुक्त पौधे तैयार करना होता है। फिर बताया गया मेरिस्टेम कल्चर की प्रक्रिया और भूमिका। पौधे के शीर्ष अपेक्स पर स्थित मेरिस्टेम कोशिका तेजी से विभाजित होती है। फिर बताया गया दिलचस्प बात यह है कि यदि पूरा पौधा वायरस से संक्रमित होता है तब भी मेरिस्टेम वाला हिस्सा आमतौर पर वायरस से मुक्त रहता है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। इसमें आ जाता है संवहनी ऊतकों का अभाव। सबसे पहले बताया गया है कि इसमें मेरिस्टेम में जाइलम और फ्लोएम विकसित नहीं होता है, जिनसे होकर वायरस पूरे पौधे में फैलता है। फिर उच्च कोशिका विभाजन। इसमें बताया गया है कि यहाँ कोशिका विभाजन की दर वायरस के गुणन रिलेशनशिप की दर से कहीं अधिक तेज होती है। फिर आ जाता है उच्च ऑक्सीजन सांद्रता। इसमें बताया गया है कि मेरिस्टेम में हार्मोनल स्तर वायरस की वृद्धि को रोकता है। फिर बताया गया है मुख्य चरण संक्रमण। पौधे से शूट एपिकल मेरिस्टेम लगभग 0.2 से 0.5 mm को अलग किया जाता है। फिर बताया गया है कि इसे नियंत्रित प्रयोगशाला स्थितियों में कृत्रिम पोषक माध्यम न्यूट्रिएंट मीडियम पर विकसित किया जाता है। फिर बताया गया है कि इससे विकसित होने वाला नया पौधा पूरी तरह स्वस्थ और वायरस मुक्त होता है। फिर आ जाता है उदाहरण में आलू, गन्ना और केले जैसे पौधों में इस तकनीक का व्यापक उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है सेल सस्पेंशन कल्चर कोशिका निलंबन संस्कृत को संक्षेप में समझाइए। इसमें बताया गया है कि कोशिका निलंबन संस्कृत एक ऐसी तकनीक है जिसमें पादप कोशिका या ऊतकों के समूहों को एक तरल माध्यम लिक्विड मीडियम में विकसित किया जा सकता है। यह आमतौर पर वांझ स्टेराइल परिस्थितियों में किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है इसके मुख्य बिंदु। इसमें बताया गया है कि इसे अक्सर कैलस के एक हिस्से को तरल माध्यम में स्थानांतरित करके शुरू किया जाता है। इस माध्यम को लगातार हिलाया जाता है ताकि कोशिकाएं एक दूसरे से अलग रहें। फिर बताया गया उत्तेजन। इसमें बताया गया है कि माध्यम को हिलाने के लिए शक्कर का उपयोग किया जाता है। इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं कि कोशिका को पर्याप्त ऑक्सीजन प्रदान करना और कोशिका के समूह को तोड़कर उन्हें माध्यम में समान रूप से बिखेरना। फिर उसके बाद आ जाता है इसमें प्रकार। इसमें बताया गया है कि यह दो तरह की होती है, वेज कलर जहां निश्चित माध्यम में विकास होता है और सतत कल्चर। ठीक है, वेज कल्चर और सतत कल्चर। इसमें फिर आ जाता है सतत कल्चर में कि जहां ताजा माध्यम लगातार डाला जाता है। फिर उसके बाद महत्व में आ जाता है कि इसका उपयोग मुख्य रूप से द्वितीयक चयापचयों जैसे दवाओं, रंगों और सुगंधों के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किया जाता है। साथ ही यह आनुवंशिक इंजीनियरिंग और कोशिका चक्र के अध्ययन में बहुत सहायक है। फिर उसके बाद आ जाता है कैलस कल्चर क्या है और इसे कैसे प्रेरित किया जाता है। इसमें बताया गया है कि कैलस कल्चर क्या है। तो इसमें आ जाता है कि कैलस कल्चर एक असंगठित, अव्यवस्थित और सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाओं का समूह। जब किसी पौधे के जीवित ऊतक जैसे पत्ती, जड़ या तना को कृत्रिम पोषक माध्यम पर उगाया जाता है तो वे कोशिकाएं नियंत्रित रूप से विभाजित होकर एक द्रव्यमान बना लेती हैं जिसे कैलस कहते हैं। फिर बताया गया कि कैलस को कैसे प्रेरित किया जाता है। इसमें बताया गया कि कैलस प्रेरण की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है। इसमें पूरी होती है एक्सप्लांट का चयन। इसमें बताया गया कि पौधे के किसी हिस्से को लिया जाता है। फिर आ जाता है नसबंदी। इसमें बताया गया कि सूक्ष्म जीवों को हटाने के लिए एक्सप्लांट को रसायनों से साफ किया जाता है। फिर आ जाता है पोषक माध्यम। इसमें बताया गया कि इसे एमएस माध्यम पर रखा जाता है जिसमें विटामिन, खनिज और शर्करा होती है। फिर हार्मोनल संतुलन में बताया गया है कि कैलस बनाने के लिए ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का सही अनुपात सबसे महत्वपूर्ण होता है। आमतौर पर ऑक्सिन की उच्च सांद्रता कोशिका विभाजन को उत्तेजित करती है। फिर इसे नियंत्रित तापमान 25 सेल्सियस और उचित प्रकाश अंधेरे के चक्र में रखा जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बताया गया कि सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है, इसके विभिन्न चरणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसमें बताया गया है कि सूक्ष्म प्रवर्धन आधुनिक पादप जैव प्रौद्योगिकी की वह तकनीक है जिसमें पौधे के किसी छोटे हिस्से जैसे ऊतक, कोशिका या अंग का उपयोग करके प्रयोगशाला में कृत्रिम माध्यम पर हजारों की संख्या में नए पौधे तैयार किए जाते हैं। यह ऊतक संवर्धन टिश्यू कल्चर का ही एक रूप है। फिर आ जाता है सूक्ष्म प्रवर्धन के विभिन्न चरण। इसमें बताया गया कि सूक्ष्म प्रवर्धन की प्रक्रिया मुख्य रूप से निम्नलिखित 5 चरणों में पूरी होती है। कौन से?
सबसे पहला चरण आ जाता है जिसमें बताया गया शून्य चरण तैयारी। इसमें बताया गया कि मात्र पौधे का चयन किया जाता है और उसे संक्रमण मुक्त वातावरण में रखा जाता है। प्रथम चरण में बताया गया है कि पौधे के एक छोटे हिस्से एक्सप्लांट को विसंक्रमित करके पोषक माध्यम पर रखा जाता है। फिर आ जाता है द्वितीयक चरण। द्वितीयक चरण में बताया गया गुणन। इसमें होता है गुणन। इसमें बताया गया है कि इस चरण में एक्सप्लांट से कई नई कलिकाओं या प्ररोह विकसित होता है। इसे बार बार विभाजित कर पौधे की संख्या बढ़ाई जाती है। फिर बताया गया तृतीय चरण जड़ विकास। इसमें आ जाता है विकसित प्ररोहों को ऐसे माध्यम में स्थानांतरित किया जाता है जिसमें जड़ें विकसित करने वाले हार्मोन होते हैं। फिर बताया गया है चतुर्थ चरण। इसमें बताया गया है कि नए पौधों को प्रयोगशाला से निकालकर धीरे धीरे प्राकृतिक वातावरण ग्रीन हाउस में अनुकूलित किया जाता है और फिर खेतों में लगाया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि सूक्ष्म प्रवर्धन के लाभों और सीमाओं की विवेचना कीजिए। इसमें आ जाता है कि सूक्ष्म प्रवर्धन उत्तक संवर्धन की वह तकनीक है जिसके द्वारा पादप कोशिका या उत्तक प्रयोगशाला में हजारों पौधों को तेजी से विकसित किया जाता है। आधुनिक कृषि और बागवानी इसके महत्वपूर्ण लाभ और कुछ सीमाएं हैं। इसमें बताया गया सूक्ष्म प्रवर्धन के लाभ। ठीक है, सूक्ष्म प्रवर्धन के लाभ। इसमें सबसे पहला बताया गया है तीव्र गुणन। इसमें आ जाता है कि बहुत कम समय में और सीमित स्थान में बड़ी संख्या में पौधे तैयार किए जा सकते हैं। फिर आ जाता है रोग मुक्त पौधे। इसमें आ जाता है मेरिस्टेम संवर्धन के माध्यम से वायरस मुक्त और स्वस्थ पौधे प्राप्त होते हैं। फिर आ जाता है वर्ष भर उत्पादन। इसमें बताया गया कि यह प्रक्रिया नियंत्रित प्रयोगशाला वातावरण में होती है, इसलिए मौसमी बाधाओं के बिना साल भर पौधे उगाए जा सकते हैं। फिर आ जाता है आनुवंशिक समानता। इसमें बताया गया है कि क्लोनिंग के कारण सभी पौधे अपनी मातृ कोशिका के समान गुणों वाले होते हैं और जिससे गुणवत्ता बनी रहती है। फिर आ जाता है बीजहीन पौधों के लिए वरदान। इसमें बताया गया है कि केला, अंगूर और गुलाब जैसे पौधों के लिए यह सबसे प्रभावी विधि है। फिर आ जाता है सूक्ष्म प्रवर्धन की सीमाएं। इसमें बताया गया है कि उच्च लागत और इसके लिए महंगी मशीनरी, रसायनों और विशेष प्रयोगशाला सेटअप की आवश्यकता होती है। फिर बताया गया तकनीकी विशेषज्ञता। इसमें बताया गया कि इस प्रक्रिया के लिए कुशल और प्रशिक्षित कार्यबल की जरूरत होती है। फिर आ जाता है दूषण का जोखिम। इसमें बताया गया है कि माध्यम में सूक्ष्म जीवों के विकास से पूरी फसल नष्ट होने का जो है खतरा रहता है। फिर आ जाता है कठोर अनुकूलन। इसमें बताया गया है कि प्रयोगशाला से बाहर प्राकृतिक वातावरण में पौधों को स्थानांतरित करते समय मृत्यु दर अधिक हो सकती है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। सोमाक्लोनल क्या है और सूक्ष्म प्रवर्धन में इसका महत्व बताइए। सोमाक्लोनल और सूक्ष्म प्रवर्धन। इसमें आ जाता है कि सोमाक्लोनल उन पौधों को कहा जाता है जो उत्तक संवर्धन या सूक्ष्म प्रवर्धन की विधि द्वारा एक ही मात्र पौधे से उत्पन्न होते हैं। चूंकि ये पौधे कायिक कोशिकाओं से विकसित किए जाते हैं, इसलिए ये एक आनुवंशिक रूप से अपने मूल पौधे के बिल्कुल समान होते हैं। इन्हें आनुवंशिक प्रतिरूप भी कहा जा सकता है। फिर उसके बाद आ जाता है सूक्ष्म प्रवर्धन में इसका महत्व। तो इसमें आ जाता है सबसे पहला कि आनुवंशिक शुद्धता। इसमें बताया गया है कि सूक्ष्म प्रवर्धन के माध्यम से हम कम समय में हजारों की संख्या में ऐसे पौधे प्राप्त कर सकते हैं जो गुणों में अपने जनक के समान होते हैं। इससे वांछित लक्षणों, अधिक उपज या विशिष्ट रंग की सुरक्षित रखा जा सकता है। इसमें आ जाता है रोग मुक्त पौधे। इसमें बताया गया है कि तकनीक का उपयोग करके संक्रमक रोगों से मुक्त स्वस्थ पौधों की खेप तैयार की जा सकती है। फिर बताया गया तीव्र गुणन। इसमें बताया गया है कि यह विधि उन पौधों के लिए वरदान है जो बीज द्वारा आसानी से नहीं उगते हैं या जिनका प्रजनन काल बहुत लंबा होता है, जैसे केला, गन्ना, आलू और सजावटी फूल। फिर आ जाता है वर्ष भर उपलब्धता। इसमें बताया गया है कि सोमा क्लोन को प्रयोगशाला के नियंत्रित वातावरण में किसी भी मौसम में उगाया जा सकता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें बताया गया है कि आधुनिक कृषि और वानिकी में सूक्ष्म प्रवर्धन के अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। तो इसमें आ जाता है कि आधुनिक कृषि और वानिकी सूक्ष्म प्रवर्धन की एक क्रांतिकारी तकनीक है जिसके माध्यम से उत्तक संवर्धन टिश्यू कल्चर द्वारा नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों का तेजी से गुणन किया जा सकता है। फिर इसके प्रमुख अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं। आधुनिक कृषि में अनुप्रयोग जिसमें आ जाता है रोग मुक्त पौधे। इसमें बताया गया है कि इस तकनीक द्वारा वायरस मुक्त पौधों जैसे आलू, गन्ना और केला का उत्पादन किया जाता है, जिससे फल की गुणवत्ता और पैदावार बढ़ती है। तीव्र गुणन में आ जाता है कि कम समय और कम स्थान में हजारों पौधे तैयार किए जा सकते हैं। यह उन फसलों के लिए वरदान है जिनके बीज कम अंकुरित होते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है वर्ष भर उत्पादन। इसमें बताया गया है कि मौसमी बाधाओं के बिना प्रयोगशाला में पौधों का उत्पादन निरंतर संभव है।
फिर आ जाता है विदेशी प्रजातियों का संरक्षण। इनमें बताया गया है कि दुर्लभ और संकटापन्न औषधीय पौधों को इसके माध्यम से बचाया जा सकता है। फिर आ जाता है वानिकी में अनुप्रयोग। इसमें बताया गया है कि उत्कृष्ट क्लोन का विकास। इसमें आ जाता है कि सागौन, यूकेलिप्टिस और बांस जैसे पेड़ों की आनुवंशिक रूप से समान और स्वस्थ प्रतियों का तेजी से विस्तार किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है वन रोपण। इसमें बताया गया है कि खराब हो चुके वनों को तेजी से पुनर्जीवित करने के लिए बड़े पैमाने पर स्वस्थ पौधों को आपूर्ति सुनिश्चित किया जाता है। स्वच्छ पौधों की जो है आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है आनुवंशिक सुधार। इसमें बताया गया है कि बेहतर लकड़ी की गुणवत्ता और कीट प्रतिरोधी गुणों वाले पेड़ों का चयन कर उन्हें कम समय में जंगल में उगाया जा सकता है। फिर आ जाता है सूक्ष्म प्रवर्धन के न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है बल्कि जैव विविधता के संरक्षण और हरित आवरण को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर उसके बाद आ जाता है सूक्ष्म प्रवर्धन में दृढ़ीकरण की प्रक्रिया क्यों आवश्यक है। सूक्ष्म प्रवर्धन में दृढ़ीकरण की प्रक्रिया क्यों आवश्यक है। इसमें बताया गया है कि सूक्ष्म प्रवर्धन के दौरान दृढ़ीकरण या अनुकूलन एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। इसका मुख्य कारण प्रयोगशाला और बाहरी वातावरण के बीच भारी अंतर है। फिर आ जाता है दृढ़ीकरण की आवश्यकता के मुख्य कारण। इसमें बताया गया है सबसे पहला कि पर्यावरण परिवर्तन। इसमें आ जाता है प्रयोगशाला में पौधे नियंत्रित तापमान, उच्च आर्द्रता और कम प्रकाश में विकसित होते हैं। सीधे बाहर ले जाने पर वे ट्रांसप्लांट शोक के कारण मर सकते हैं। दृढ़ीकरण उन्हें बाहरी कठोर वातावरण, उच्च तापमान और कम आर्द्रता के प्रति सहनशील बनाता है। फिर आ जाता है क्यूटिकल का विकास। इसमें बताया गया है कि प्रयोगशाला के पौधों में मोम जैसी सुरक्षात्मक परत बहुत पतली होती है। दृढ़ीकरण के दौरान यह परत मोटी हो जाती है जो बाष्पोत्सर्जन द्वारा होने वाली पानी की अत्यधिक हानि को रोकती है। फिर आ जाता है रंध्रों की कार्यक्षमता। इसमें बताया गया है कि कृत्रिम वातावरण में पौधों के रंध्र पूरी तरह कार्यात्मक नहीं होते हैं। अनुकूलन की प्रक्रिया उन्हें प्रकाश और नमी के अनुसार खुलने और बंद होने के होने के लिए जो है प्रशिक्षित करती है। फिर उसके बाद आ जाता है स्वपोषी पोषण। इसमें आ जाता है प्रयोगशाला में पौधे शुगर युक्त माध्यम से भोजन लेते हैं। दृढ़ीकरण उन्हें प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाने की तैयारी करनी होती है। फिर उसके बाद आ जाता है इसमें निष्कर्ष। इसमें बताया गया है कि दृढ़ीकरण पौधों की उत्तरजीवित दर, सर्वाइवल रेट को बढ़ाने और उन्हें प्रयोगशाला के कांच के घर से निकालकर वास्तविक मिट्टी में फलने फूलने के योग्य बनाने के लिए अनिवार्य होता है। तो दोस्तों ये जो है क्वेश्चन जो है कॉपी हो गया है, जिसकी वजह से ये उसके आगे का जो है आ गया है। फिर उसके बाद आ जाता है दोस्तों सेक्शन सी। सेक्शन सी में आ जाता है माइक्रो प्रोपोगेशन क्या है। तो इसमें बताया गया है कि माइक्रो प्रोपोगेशन पौधों के संवर्धन की एक आधुनिक तकनीक है। इसमें पौधे के किसी छोटे हिस्से जैसे उत्तक या कोशिका को प्रयोगशाला में नियंत्रित और कीटाणु रहित परिस्थितियों में कृत्रिम पोषक माध्यम पर जो है उगाया जाता है। इससे बहुत कम समय में एक ही पौधे से हजारों की संख्या में रोगमुक्त और समान आनुवांशिक गुण वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं। आप चित्र भी देख सकते हैं, ठीक है, चित्र को देख करके आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है दूसरा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है टोटिपोटेंसी पूर्ण सख्तता को परिभाषित कीजिए। इसमें बताया गया है कि किसी जीव की एक एकल कोशिका सिंगल सेल द्वारा विभाजित होकर एक पूर्ण नए जीव या पौधे को विकसित करने की क्षमता को टोटिपोटेंसी पूर्ण सख्तता कहते हैं। पादप उत्तक संवर्धन प्लांट टिश्यू कल्चर में इसी क्षमता का उपयोग करके कोशिका या एक्सप्लांट से पूरा पौधा तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है तीसरा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि द्वितीयक चयापचय क्या है। द्वितीयक चयापचय क्या है। इसमें आ जाता है कि द्वितीयक चयापचय वे कार्बनिक यौगिक हैं जो पौधों कवक या सूक्ष्म जीवों की वृद्धि या विकास के लिए अनिवार्य नहीं होते हैं और इसका मुख्य कार्य रक्षा प्रणाली कीट से बचाव और परागण के लिए कीटों को आकर्षित करना और विषम परिस्थितियों में जीवित रहना है, जैसे उदाहरण के लिए एल्कलाइड, रेजिन और आवश्यक तेल। फिर उसके बाद आ जाता है मुख्य विशेषता। इसमें बताया गया है कि ये प्रथम चयापचयों जैसे कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होते हैं। इनका उपयोग औषधियों, रंजक, डाइज और सुगंध बनाने के में होता है, ठीक है। तो इसका आप जो है चित्र देख सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन
कि इसमें पूछा गया है कि सोमा क्लोनल विविधता को परिभाषित कीजिए। इसमें बताया गया है कि सोमा क्लोनल विविधता, ठीक है, सोमा क्लोनल विविधता इसमें पूछा गया है, बताया गया है कि उत्तक संवर्धन टिश्यू कल्चर के दौरान पौधों में उत्तक होने वाली आनुवंशिक या लाक्षणिक विविधताओं को सोमा क्लोनल विधि कहते हैं। यह विविधताएं संवर्धन माध्यम में कोशिकाओं के विभाजन के समय होने वाले उत्परिवर्तन या गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण होती है, जिससे नए पौधे अपने जनक से भिन्न हो सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है मुख्य बिंदु। इसमें बताया गया है कि यह कायिक कोशिकाओं से विकसित पौधों में देखी जा सकती है। इसका उपयोग कृषि में नई उन्नत किस्मों के विकास के लिए किया जा सकता है। फिर उसके बाद आ जाता है एक्सप्लांट क्या है। इसमें बताया गया है कि पादप उत्तक संवर्धन में एक्सप्लांट पौधे का वह जीवित हिस्सा या उत्तक होता है जिसे पौधे से अलग करके एक कृत्रिम माध्यम पर उगाया जाता है। फिर आ जाता है कि यह जड़, तना, पत्ती या कोशिका का कोई भी भाग हो सकता है जिससे नया पौधा विकसित किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है 6वां क्वेश्चन। इसमें बताया गया है कि माइक्रो प्रोपगेशन सूक्ष्म प्रवर्धन के मुख्य चरण निम्नलिखित हैं। इसमें बताया गया है कि शून्य चरण, 0 स्टेज, इसमें बताया गया मात्र पौधे का चयन और उसे तैयार करना। और प्रथम चरण में आ जाता है एक्सप्लांट का चयन, विसंक्रमण और संवर्धन माध्यम पर स्थापना। फिर दूसरे चरण में आ जाता है कि प्ररोह का गुणन या संख्या में वृद्धि। फिर आ जाता है तृतीय चरण, इसमें बताया गया है कि जड़ें विकसित करना। और चतुर्थ चरण में बताया गया है कि पौधों की दृढ़ीकरण और बाहरी वातावरण के अनुकूल बनाना। फिर उसका चित्र आप लोग जो है देख सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन, शीत संरक्षण क्या है। इसमें बताया गया है कि क्रायो प्रिजर्वेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोशिकाओं, उत्तकों या अंगों को बहुत कम तापमान पर, आमतौर पर 196 सेल्सियस पर तरल नाइट्रोजन से सुरक्षित रखा जाता है। इस तापमान पर जैविक गतिविधियां जो है रुक जाती हैं, जिससे भविष्य में उपयोग के लिए भ्रूण, बीज या रक्त को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये लगता होगा कि इसमें जो है क्वेश्चंस कितने दिए गए हैं। तो इसमें जो है क्वेश्चन पहले में आप लोगों को 5 मिलेंगे, और सेक्शन बी में आप लोगों को जो है 7 क्वेश्चन मिलेंगे, और सेक्शन सी में आप लोगों को 5 क्वेश्चन मिलेंगे। और जो इसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो हमने अपने पास से जो है ऐड किए हैं, ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण हमें क्वेश्चन लगे हैं वो हमने ऐड किए हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी तक आप लोगों ने अगर टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।